हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप लोग ठीक हैं। हमने कल लेक्चर में डिस्कस किया था मिचालिस मेंटेन इक्वेशन के बारे में और हमने उसे ड्राइव भी किया था। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा एंड आपने ड्राइव करके किया होगा, क्योंकि अगर हम जस्ट ऐसे ही देख रहे हैं तो हमें वो समझ में नहीं आएगा। अगर हम उसे बार बार ड्राइव करेंगे और उस पर जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं उन्हें सोल्व करेंगे तो ईज़िली आपको अगर एक बार समझ में आ जाएगा तो फिर आपको कभी वो भूलेगा नहीं, राइट। देखिए, कुछ अजम्पशन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ऐसे होता है जैसे क्वेश्चंस में डायरेक्टली आपको जो चूज़ करने के लिए आ जाएगा ऑप्शन में अजम्पशंस दिए होंगे आपको, उसमें जैसे पूछ लेते हैं कि कौन से मिचालिस मेंटेन इक्वेशन के अजम्पशंस हैं, कौन से नहीं हैं, तो आपको जस्ट उसमें बस देखना होता है। तो केयरफुली सुनिएगा। देखिए, जो फर्स्ट है हमारा वो होता है वेरी हाई कंसनट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। मतलब कि अगर हम सबस्ट्रेट का कंसनट्रेशन लो कर रहे हैं तो फिर हम उसे नेग्लिजिबल मानेंगे। तो अगर हम मिचालिस मेंटेन इक्वेशन के ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं या फिर किसी इक्वेशन को ड्राइव कर रहे हैं तो हम मान करके चलते हैं कि सबस्ट्रेट का जो कंसनट्रेशन है वो बहुत हाई है। सेकंड जो होता है वो होता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इक्वल टू रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ईएस। देखिए, हमने आपको जब ड्राइव किया था मिचालिस मेंटेन इक्वेशन, यहाँ देखिए कि हमने आपको दिखाया था कि स्टडी स्टेट में K1 एंजाइम का कंसनट्रेशन सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन इक्वल टू होता है K-1 प्लस K2 और एंजाइम सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन, राइट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, थर्ड जो होता है वो आता है हमारा वेरी लिटिल एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोडक्ट सो द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फ्रॉम E प्लस पी इज नेग्लिजिबल। देखिए, हमने कल भी डिस्कस किया था। प्लीज़ आप एक बार प्रीवियस लेक्चर ज़रूर आप देखिएगा, क्योंकि उससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। वेरी लिटिल एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोडक्ट, अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हम मानकर चलते हैं कि जो एक्यूमुलेशन हुआ है प्रोडक्ट का तो बहुत ही नेग्लिजिबल है, जिससे कि हमारा जो कांस्टेंट है, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ से अगर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से एंजाइम प्लस प्रोडक्ट बन रहा है तो हम प्रोडक्ट को मान करके चलते हैं कि ये बहुत ही लो सिंथेसाइज्ड हुआ है, यानी कि इसका एक्यूमुलेशन बहुत कम है। तो इसीलिए हम जो K-2 कांस्टेंट है उसे नेग्लिजिबल मानकर चलते हैं। तो एक थर्ड अजम्पशन ये है। एक अजम्पशन हमारा देखिए कितना ईजी है। आपको एक तो मानना है कि प्रोडक्ट का जो हमारा एक्यूमुलेशन है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, इसलिए हम K-2 को मोस्टली, मतलब एक्यूमुलेशन कम है तो हम K-2 को जो है वो नेग्लिजिबल मानकर चलते हैं। सेकंड हमारा क्या था कि स्टडी स्टेट अजम्पशन, याद रख लीजिए कि जो हमारा रेट ऑफ जो हमारा फॉर्मेशन है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का, तो उतना ही देखिए, अगर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन इक्वल टू होता है ब्रेकडाउन ये ऐसे भी हो सकता है, राइट, जैसे हमने फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में कल डिस्कस किया था। तो स्टडी स्टेट अजम्पशन दूसरा हो गया कि हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बहुत हाई मान करके चल रहे हैं कि सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन जो है वो हमारे पास हाई है। बस क्या आई थी कि वेलोसिटी इक्वल टू वी मैक्स, राइट, प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अपॉन Km, राइट, प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, राइट। ये हमारे पास हमने फाइनल कल ड्राइव की थी। तो अब हम ग्राफ में इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखिए, ग्राफ में जो रिप्रेजेंटेशन होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिचालिस मेंटेन इक्वेशन, उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, ये हमारे पास एस एक्सिस है, ये हमारे पास वाई है, जैसे कि आप लोग हम करते ही हैं। उसके बाद हमने आपको यहाँ पर बताया था कि हम वाई एक्सिस पर वेलोसिटी को मेज़र करते हैं और एक पॉइंट आता है जिसके पास हमारे पास जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, तो हम उसे बोलते हैं कि जो वेलोसिटी है मैक्सिमम है, जिसे हम बोलते हैं वी मैक्स, राइट। ये वी मैक्स वाला पॉइंट है। यहाँ पर हमने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को लिया था, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, राइट। तो अब देखिए, अब जो ग्राफ आता है हमारे पास मिचालिस मेंटेन इक्वेशन का, वो हमारे पास ऐसे होकर आता है जिसे हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, राइट। अगर हमें मिचालिस मेंटेन इक्वेशन के ग्राफ को कोई अगर ऑप्शन में पूछा जाता है तो हम उसे बोलेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और ये बनता कैसे है, यहाँ पर देखिए, और यहाँ हमने Km का वैल्यू यहाँ पर करा। Km भी हमने आपको कल बताया था कि Km हमारा मिचालिस मेंटेन इक्वेशन से कैसे ड्राइव हुआ था और Km की वैल्यू क्या होती है। देखिए, यहाँ पर हमारे पास Km है, तो अगर Km is that value, the substrate concentration when the rate of reaction is half its maximum value। देखिए,
हम Km वैल्यू को कहाँ मेज़र करें। अगर मान लीजिए हमारे पास ये ग्राफ है यहाँ पर, ठीक, हमने ये ग्राफ किया, यहाँ पर हमने सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन लिया, यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी है, और अगर वेलोसिटी को हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम है तो हम इसे बोलेंगे वी मैक्स, ठीक, और हमारे पास ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है, यानी कि ये हमारे पास मैक्सिमम है, यानी कि सैचुरेशन इफेक्ट यहाँ पर आएगा। अब देखिए, अगर हम कहते हैं कि Km हमारे पास, हम Km को कहाँ कर, मतलब कहाँ पॉइंट पर हम Km को कहाँ आपको शो कराएं, तो Km का वैल्यू क्या होता है कि Km इज दैट वैल्यू, राइट, द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जहाँ पर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर वहाँ शो कराएंगे व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन इज हाफ, यानी कि Km वैल्यू को हम कहाँ मेज़र कराएंगे, जहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हाफ होगी, यानी कि Km इज इक्वल टू हाफ ऑफ वी मैक्स, राइट, हम बोल सकते हैं, ये हम बोल सकते हैं जब हम कह रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जहाँ पर हाफ होगी वो हमारा Km होगा, यानी कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर। तो मान लीजिए अगर हमारे पास यहाँ पर वी मैक्स है और हम उसे मान रहे हैं कि यहाँ पर हमारा जो हाफ ऑफ वी मैक्स होगा 1/V मैक्स, राइट, हाफ ऑफ वी मैक्स, तो हम इसे यहाँ पर मिला के हम नीचे ऐसे दिखा सकते हैं, तो ये हमारी क्या हुई, है हमारी Km वैल्यू हो गई, राइट। तो Km इज इक्वल टू 1/V मैक्स, यानी कि हाफ ऑफ द वी मैक्स, तो हम Km वैल्यू को ऐसे यहाँ पर मेज़र करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए वेलोसिटी जब हाफ होगी, यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी जब आप हाफ होगी, यानी कि हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जब हाफ होगी, तो वो हमारी या क्या यहाँ पर क्या हम उसे बोलेंगे, तो Km वैल्यू, राइट, Km वैल्यू इज दैट वैल्यू व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम, राइट, अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ जब होता है रेट ऑफ रिएक्शन, तो हम उसे बोलते हैं Km वैल्यू, ठीक। ग्राफ है, ग्राफ का जो नेचर होता है उसे हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और ये याद रखिए। अगर अब हमने आपका ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन देख लिया है, मिचेलिस मेंटेन इक्वेशन को हमने ड्राइव कर लिया, हमने वी मैक्स का वैल्यू, Km वैल्यू, कंसंट्रेशन, वेलोसिटी सबको डिस्कस किया था, राइट, हमने टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन देखी थी कि उसका वैल्यू क्या होता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं मिचेलिस कांस्टेंट Km, राइट। अब यहाँ पर आपको मिचेलिस कांस्टेंट, क्योंकि देखिए जो क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली जो है तो वी मैक्स Km, राइट, इन पर बेस्ड होते हैं, तो आपको माइंड में ये तो क्लियर हो कि हम Km की बात कर रहे हैं, तो मिचेलिस कांस्टेंट जो है वो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। देखिए, ए मेजर ऑफ द एफिनिटी ऑफ द एंजाइम फॉर इट्स सबस्ट्रेट, हम क्यों करते हैं, तो Km का वैल्यू अगर हम कर रहे हैं कि अगर एंजाइम की उसके सबस्ट्रेट के साथ एफिनिटी को हम मेज़र कर रहे हैं, राइट। देखिए, अगर हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको कि यहाँ पर ये Km वैल्यू है, राइट, तो जब हाफ रेट ऑफ रिएक्शन हाफ होती है तो हम उसे Km बोल रहे हैं, तो हम दिखाते हैं Km वैल्यू को कि अगर जो हमारा एंजाइम है, एंजाइम जिस रेट से परफॉर्म हो रही है, एंजाइम की सबस्ट्रेट के साथ एफिनिटी कितनी है, राइट, तो हमें देखिए यहाँ पर पता चल जाएगा Km, अगर हम Km को की वैल्यू को डिस्कस करें तो हम बता सकते हैं कि एंजाइम की जो सबस्ट्रेट के साथ एफिनिटी है ना, वो कितनी है। अगर मान लीजिए Km का वैल्यू कम होगा तो हायर एफिनिटी, अगर Km की वैल्यू को हम ज़्यादा कर दें तो एफिनिटी कम हो जाएगी। तो हम बात कर रहे हैं कि मिचेलिस मेंटेन जो कांस्टेंट है कि वो मेज़र करता है एफिनिटी ऑफ द एंजाइम फॉर इट्स सबस्ट्रेट, ठीक। अब देखिए, लोअर वैल्यू ऑफ Km, ऑब्वियसली अगर हम Km की वैल्यू को लोअर करते हैं तो हमें खुद ही पता होगा कि ग्रेटर एफिनिटी ऑफ द एंजाइम फॉर द सबस्ट्रेट। देखिए, अगर मैं कहती हूँ कि यहाँ पर Km का वैल्यू बहुत लो है, तो इसका मतलब है रिएक्शन एंजाइम की सबस्ट्रेट के साथ बाइंडिंग बहुत ज़्यादा है, जिससे कि रिएक्शन जो है वो फास्टली हो रही है, और यहाँ पर ही हमें कम टाइम में हमें यहाँ पर वैल्यू क्या मिली, Km यहाँ पर हमें अचीव हो गया, राइट। जब Km अचीव होगा तो अगर बहुत जल्दी Km हमें अचीव हो रहा है तो हम बोलेंगे कि जो एंजाइम की सबस्ट्रेट के साथ एफिनिटी है वो ज़्यादा है, ग्रेटर है, राइट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, तो Km एक्सप्रेस्ड मोल ऑफ सबस्ट्रेट पर लीटर, राइट, हम Km को जो एक्सप्रेस करते हैं उसे बोलते हैं Km एक्सप्रेस्ड एज मोल ऑफ सबस्ट्रेट पर लीटर, यानी कि मोल ऑफ सबस्ट्रेट पर लीटर में मोल ऑफ सबस्ट्रेट, राइट। तो एवरी एंजाइम सबस्ट्रेट पेयर वैल्यू इज़ यूनिक, यानी कि डिफरेंट, और हम ये नहीं बोल सकते हैं कि एवरी एंजाइम के केस में हमें Km का वैल्यू जो है वो सेम मिलेगा, डिफ़र कर सकता है, राइट। कोई पर्टिकुलर एंजाइम का सबस्ट्रेट के साथ जो वैल्यू है वो यूनिक होगा, डिफरेंट होगा। जब कोई एक एंजाइम इफ चेंज द नेचर ऑफ सबस्ट्रेट देन द Km वैल्यू इज ऑल्सो डिफर, मान लीजिए हम कहें कि हेक्सोकाइनेज जो है वो उसके सबस्ट्रेट से बाइंड कर रहा है, तो अगर कोई भी एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के नेचर को चेंज करता है, मान लीजिए जैसे हमारे पास हेक्सोकाइनेज है, राइट,
राइट, हमारे पास हेक्सोकाइनेज है और ये मान लीजिए हमारे पास ग्लूकोज से बाइंड कर रहा है, उसके बाद हमारे पास फ्रक्टोज से बाइंड कर रहा है, तो उसके सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग उसकी जो बाइंडिंग जो एफिनिटी है वो डिफ़र करेगी, यानी कि वो यूनिक होगी। ठीक, डिफरेंट एंजाइम दैट एक्ट ऑन द सेम सबस्ट्रेट हैव डिफरेंट केएम वैल्यू। मतलब अगर कोई डिफरेंट एंजाइम, मान लीजिए एक तो हमने कहा कि अगर कोई एंजाइम डिफरेंट सबस्ट्रेट से बाइंड कर रहा है ना, देखिए अगर हम कह रहे हैं कि अगर कोई एक पर्टिकुलर एंजाइम हेक्सोकाइनेज अगर डिफरेंस, अब यहाँ पर तो इसका सबस्ट्रेट डिफर हो गया ना, तो डिफरेंट, तो यहाँ पर हमारे पास एफिनिटी इसकी अलग होगी, डिफर करेगी, यूनिक होगी। ठीक है, और अगर हम बात करें कि मान लीजिए ग्लूकोज ही है, हमारे पास सबस्ट्रेट एक है, वन सबस्ट्रेट है, और मान लीजिए ग्लूकोज से हमारे पास डिफरेंट एंजाइम्स बाइंड कर रहे हैं 1 2 3 एंड 4, राइट। तो हम तो इनकी जो एफिनिटी है उस एंजाइम की, अलग अलग एंजाइम की जो एफिनिटी है ग्लूकोज के साथ किसी भी अपने सब्जेक्ट, ये तो हम आपको फॉर एग्जांपल बता रहे हैं, किसी भी अपने सबस्ट्रेट के साथ वो यूनिक होगी। ठीक, एवरी केस में यूनिक होगी, डिफर करेगी। देखिए अगर हम ग्लूकोकाइनेज का आपको बताएं कि अगर मान लीजिए ग्लूकोज को एज ए सबस्ट्रेट यूज़ कर रहे हैं, तो दीज केम नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सबस्ट्रेट बट डिपेंड ऑल्सो मीडियम पीएच, साल्ट कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, राइट। या और हम यही नहीं बोल रहे हैं कि जो हमारा केएम का वैल्यू है वो ओनली जो है वो डिपेंड करता है सबस्ट्रेट पर, बल्कि ये डिपेंड करता है मीडियम का, जो उसका सबस्ट्रेट है, हमारा नेचर क्या है, हमारा पीएच क्या है मीडियम का, जिस मीडियम में हमने रखा है, साल्ट कंसंट्रेशन कितनी है, आयनिक कंसंट्रेशन और टेम्परेचर, ये फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं केएम वैल्यू को। तो देखिए इफ़ अ पर्टिकुलर वैल्यू शो देन इट्स वैल्यू रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर सेट ऑफ मीडियम। तो अगर हम किसी अभी देखिए इसका मतलब ये हुआ, अगर हम किसी भी एंजाइम और सबस्ट्रेट की एफिनिटी को दिखा रहे हैं तो हम ये मान करके चलते हैं कि वो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ मीडियम में रखा गया है। इसका मतलब ये है, मान लीजिए हमारे पास ग्लूकोकाइनेज को हम बता रहे हैं कि उसका सबस्ट्रेट जो है हमारे पास ग्लूकोज है ना, तो अगर हम उसके रिस्पेक्ट में केएम वैल्यू को डिस्कस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम उसे एक पर्टिकुलर सेट ऑफ टेम्परेचर, आयनिक कंसंट्रेशन, पीएच, हम पर्टिकुलर सेट ऑफ कंडीशंस में प्लेस किया हुआ है और उसी के आधार पर, यानी कि उसी के अकॉर्डिंग हम उसे की जो केएम है या जो भी हम उसके करेक्टरिस्टिक हैं उसे डिस्कस कर रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर एक पर्टिकुलर पीएच होगा, राइट, आयनिक कंसंट्रेशन होगी, यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर जो मिचेलिस मेंटेन कांस्टेंट समझ आ गया, केएम वैल्यू, राइट, कोई मुश्किल नहीं है, आप एक बार रिवाइज करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कैटालिटिक कांस्टेंट की, ये भी आपने के कैट, राइट, ये बहुत क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है। तो देखिए कैटालिटिक कांस्टेंट क्या होता है, अब इसे समझिए। turnover number, the number of substrate molecule converted into the product by an enzyme molecule is in a unit time। देखिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, हमने आपको बताया था कि जो केएम है उसे हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि हम चेक कर रहे थे एंजाइम और सबस्ट्रेट की एफिनिटी कितनी है, राइट, कि हमारा एंजाइम किसी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट से कैसे बाइंड कर रहा है, उसकी एफिनिटी क्या है। अब हम कैटालिटिक कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। कैटालिटिक कांस्टेंट का मतलब है कि कोई भी सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, राइट, बाय एन एंजाइम, किसी एक पर्टिकुलर एंजाइम के द्वारा, राइट, इन अ यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है किसी एक पर्टिकुलर एंजाइम से, तो हम उसे बोलते हैं कैटालिटिक कांस्टेंट। अगर हम उसे मेज़र करते हैं तो उसे हम बोलते हैं कैटालिटिक कांस्टेंट। और एंजाइम मॉलिक्यूल इन अ यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में, राइट, हम एक यूनिट टाइम में उसे मेज़र करते हैं कि जो सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है किसी एक पर्टिकुलर एंजाइम के द्वारा। ठीक, अब देखिए, और इट इज़ इक्वल टू द रेट कांस्टेंट K2, और हम इसे बोल सकते हैं कि ये इक्वल होता है रेट कांस्टेंट K2 के। देखिए हमने आपको K2 बताया था, हमने आपको K2 यहाँ पर जब हमारे पास मान लीजिए ये एंजाइम था, राइट, हमारे पास सबस्ट्रेट था और सबस्ट्रेट से हमारे पास यहाँ पर ES कॉम्प्लेक्स बना, ES कॉम्प्लेक्स से हमने यहाँ पर ये K1 कांस्टेंट, ये K2 करा था, यहाँ पर हमारे पास एंजाइम था और यहाँ हमारे पास प्रोडक्ट था। ठीक,
तो हम बात कर रहे हैं कि कोई भी एंजाइम किस पर्टिकुलर कोई भी सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल, राइट, एक यूनिट टाइम में किसी पर्टिकुलर एंजाइम के द्वारा प्रोडक्ट में कितना कन्वर्ट हो रहा है, अगर हम उसे मेज़र करते हैं तो हम उसे बोलते हैं कैटालिटिक कांस्टेंट, राइट, कैटालिटिक कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए अगर हम कैटालिटिक कांस्टेंट है तो हम उसे K2 बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में, तो हम K2 बोल सकते हैं कि कैटालिटिक कांस्टेंट हमारा इक्वल टू K2, क्योंकि यहीं पर तो कांस्टेंट, यही तो कांस्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब हमारे पास क्या हुआ, तो हमने ये देख लिया कि K2 के इक्वल हम बोल सकते हैं, और हमारे पास क्या आता है Vmax इक्वल टू K2 और टोटल एंजाइम। ये हमने आपको कल भी बताया था कि Vmax इक्वल टू होता है K2 और टोटल एंजाइम। देखिए अगर मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ, देखिए हमने आपको बताया था कि Vmax का वैल्यू कितना होता है, जब हमने लॉ ऑफ मास एक्शन लगाया था तो हमारे पास अगर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है Vmax, तो हमने बोला था K2 और टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन। देखिए K2 एंड टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन, तो ये हमारे क्या था Vmax का वैल्यू। तो अब वहाँ देखिए, ठीक, ये आपने देख लिया कि Vmax इक्वल टू K2 टोटल एंजाइम हुआ। अब हम K2 का अगर वैल्यू निकालें तो हम लिख सकते हैं Vmax अपॉन टोटल एंजाइम, है ना, लिख सकते हैं Vmax। देखिए यहाँ पर अगर लिख लेंगे तो इसके डिवाइड में आ जाएगा, K2 की अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालते हैं तो Vmax अपॉन ET यानी कि टोटल एंजाइम। अब अगर हम K2 को मानकर चल रहे हैं कि K2 इक्वल टू होता है K कैट यानी कि कैटालिटिक कॉन्स्टेंट, तो हम इसका वैल्यू हो जाएगा इक्वल टू Vmax अपॉन टोटल एंजाइम। ठीक, और यहाँ से अगर हम Vmax का वैल्यू निकालें तो Vmax इक्वल टू हो जाएगा K कैट यानी कि कैटालिटिक कांस्टेंट अपॉन टोटल एंजाइम। ठीक, देखिए ये आपको समझ में आ गया। अगर हम बोल रहे हैं हमारे पास टोटल एंजाइम ET, ठीक है, और अगर हम बोल रहे हैं कि K2 इक्वल टू होता है K कैट, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम यहाँ पर K2 का वैल्यू निकालें तो K2 इक्वल टू Vmax अपॉन ET, राइट, ये आ गया। और अगर हम कह रहे हैं कि K2 इक्वल टू है हमारा कैटालिटिक कांस्टेंट यानी कि K कैट, तो हम इसे बोलेंगे Vmax अपॉन ET टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन, हम लिख सकते